गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले लेक्चर में अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स में अपन ने पहला लेक्चर देख लिया था। पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के बारे में कि न्यूटन साहब ने क्या बोले थे। न्यूटन साहब बोले थे कि हर एक सोर्स ऑफ लाइट जो है अपने से टीनी पार्टिकल्स इमिट करता है, वही टीनी पार्टिकल्स क्या कहलाता है? कॉर्पस्क्यूल्स कहलाता है। वो कॉर्पस्क्यूल्स मासलेस होती हैं, रिजिड होती हैं, इलास्टिक होती हैं और डिफरेंट शेप एंड साइज़ की होती हैं। फिर न्यूटन साहब ही क्या बोले कि जो वो कॉर्पस्क्यूल्स होती हैं, वो कॉर्पस्क्यूल की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती हैं और वो हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे वो ट्रेवल करता है। कौन? कॉर्पस्क्यूल्स। और अलग अलग मीडियम में कॉर्पस्क्यूल्स की स्पीड अलग अलग होती है और उन्होंने बोला था कि कॉर्पस्क्यूल्स की डेंसर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू रेरर मीडियम, मतलब वाटर में कॉर्पस्क्यूल्स की स्पीड ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एयर। फिर बोला था डिफरेंट कलर ऑफ लाइट का जो कॉर्पस्क्यूल्स होगा उसका शेप एंड साइज भी डिफरेंट होगा। जैसे विवग्योर 7 कलर होती है ना, तो अलग अलग कलर के सोर्स ऑफ लाइट का, अलग अलग कलर के सोर्स ऑफ लाइट का शेप एंड साइज, कॉर्पस्क्यूल्स के शेप एंड साइज अलग अलग होंगे, इन्होंने बोला था न्यूटन्स ने। फिर न्यूटन्स ने एक्चुअली में एक्सप्लेन किया था रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को और रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। कौन? न्यूटन साहब ने। नहीं कि बोला था, और इन्होंने डिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, इंटरफेरेंस को न्यूटन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद अगला साइंटिस्ट आया फौकॉल्ट। फौकॉल्ट ने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूफ किया कि लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है वाटर के तुलना में। फिर इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए हाइगन्स ने। हाइगन्स साहब क्या बताए? हाइगन्स साहब बोले थे, हाइगन्स साहब ने ये बोला कि लाइट क्या है? एक मैकेनिकल वेव है और अगर कोई मैकेनिकल वेव है तो उसके प्रोपगेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की। और हाइगन्स ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम मान लिया, ईथर। तो उन्होंने अपनी ईथर्स थ्योरी में क्या बोला कि ईथर एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जो वेरी डाइल्यूट है और हाईली इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, जो सन और अर्थ के बीच में हर एक जगह फैला हुआ रहता है। ठीक है। उसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब हाइगन्स के अकॉर्डिंग लाइट एक मैकेनिकल वेव है शॉर्टर वेवलेंथ का जो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। हाइगन्स थ्योरी के बेसिस पर किस किस को एक्सप्लेन किया गया? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब को हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया, मगर पोलराइजेशन को हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं किया। हाइगन्स प्रिंसिपल में सबसे पहली बात अपन ने पढ़ी थी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होती है? तो हमने बताया था आपको, इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। मतलब एक मीडियम में उन सारे पार्टिकल्स का लोकस, जो सारे पार्टिकल एक ही फेज में क्या कर रहा हो? वाइब्रेट कर रहा हो, उन सब का फेज क्या हो? सेम हो। फिर दूसरी बात बताई थी कि लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। मतलब लाइट जो प्रोपगेट होंगी, प्रोपगेशन का डायरेक्शन वो वेव फ्रंट के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ये बात अपन ने देख लिया था। अब अपन नेक्स्ट आगे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का कितने टाइप्स हैं? पहला है कि फॉर पॉइंट सोर्स, अगर हमारे पास लाइट का सोर्स कैसा हो? पॉइंट हो, पॉइंट सोर्स हो, तो समझो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? ये रहा पॉइंट सोर्स, तो इसके लिए वेव फ्रंट होगी स्फेरिकल। कैसा वेव फ्रंट होगा? स्फेरिकल, गोलाकार। इसके लिए वेव फ्रंट होगी स्फेरिकल। और हम कैसे जानेंगे? यहाँ से लाइट रे निकलेंगी जो इस वेव फ्रंट के क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ से लाइट रे निकलेंगी जो इस वेव फ्रंट के क्या होंगी? परपेंडिकुलर। यहाँ से लाइट रे निकलेंगी जो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। यहाँ से लाइट रे निकलेंगी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। ये दो बात आपको याद रखना है। ठीक है। तो पॉइंट सोर्स के लिए कैसा होती है वेव फ्रंट? स्फेरिकल वेव फ्रंट होती है। किसके लिए? पॉइंट सोर्स के लिए। याद रखेंगे इस बात को, पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट होती है। दूसरी बात, फॉर लाइन सोर्स, लाइन सोर्स है उसके लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? लाइन सोर्स के लिए जैसे मरकरी एक लाइन सोर्स होती है, ये रहा लाइन सोर्स, तो बताओ इसके लिए वेव फ्रंट, तो यहाँ से लाइट इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, है ना, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी लाइट। आप समझो ऐसा है, ये मान लो वो लाइन सोर्स है जहाँ से लाइट इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, हर तरफ निकलेगी।
एक टी टाइम के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस जाने पर बहुत सारा पॉइंट आएगा, जब उनको आप मिलाएंगे ना तो ऐसा शेप बनेगा, जिसको अपन कहेंगे सिलेंड्रिकल। क्या बनेगा? सिलेंड्रिकल। इसीलिए अपन कहते हैं कि लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं। लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होती हैं। कोई दिक्कत? लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होती हैं। अब उसके आगे कि अगर हमारा लाइन सोर्स कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे। तीसरा कि इफ सोर्स ऑफ लाइट एट इन्फिनिटी, अगर मान लीजिए लाइट का सोर्स कहाँ हो? इन्फिनिटी पे, तो आप भी बताओ इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल। कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे आपस में क्या होती हैं? पैरेलल रेस। तो बताओ इस पैरेलल लाइट रे के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? तो अभी अपन ने सीखा था कि वेव फ्रंट हमेशा लाइट के मतलब लाइट का प्रोपगेशन जो है हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या यहाँ वेव फ्रंट बन जाएगा? प्लेनर। बोलो, यहाँ वेव फ्रंट बन जाएगा? प्लेनर वेव फ्रंट बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। क्योंकि मान लो अगर ये प्लेन है, लाइट रे ऐसे जा रही है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं ये लाइट रे? तो अगर हमारा लाइट सोर्स कहाँ हो? इन्फिनिटी पे, तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। बात समझ में आई? ये चीज़ याद रखेंगे। पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल। और अगर सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे हो तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे आपस में पैरेलल होती हैं, और उस पैरेलल लाइट रे के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज इधर देखो कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स है, तो बताओ इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के कारण कैसा वेव फ्रंट बना? स्फेरिकल। अब उस वेव फ्रंट पे तो बहुत सारा पार्टिकल होगा ना, वो बहुत सारा पार्टिकल क्या कहलाता है पता है? सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस ऐसे कहते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट है, तो इससे वेव फ्रंट कैसा निकला? स्फेरिकल। इससे वेव फ्रंट स्फेरिकल। अब इस स्फेयर पे बहुत सारा पार्टिकल है ना, तो ये हर एक पार्टिकल क्या है पता है? ये हर एक पार्टिकल है सेकेंडरी सोर्स। क्या है ये हर एक पार्टिकल? सेकेंडरी सोर्स ऑफ, ये हर एक पार्टिकल क्या है? मतलब इस अगर हम कह दें हमारे वेव फ्रंट पर जो प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, पहली बार जो वेव फ्रंट बना है, उस वेव फ्रंट पे जो भी हर एक पॉइंट होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सेकेंडरी सोर्स के लिए। मतलब ऐसा अपन लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट्स ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट, इसको मान लीजिए हम प्राइमरी नाम दे दिए। एवरी पॉइंट्स ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। मतलब ये सेकेंडरी सोर्स की ये सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। मतलब जितना भी प्राइमरी वेव फ्रंट पे पॉइंट्स होता है वो सारा पॉइंट किसकी तरह बिहेव करता है? सेकेंडरी सोर्स की तरह। मतलब यहाँ से अब ये सेकेंडरी सोर्स क्या करेगा पता है? ये सेकेंडरी सोर्स अपना क्या करेगा? एक वेवलेट्स बनाएगा। ये सेकेंडरी सोर्स अपना एक वेवलेट्स बनाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो भी प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, चूंकि इन्हीं सारे पॉइंट्स को मिलकर ने ये स्फेरिकल बना है, तो ये सारा पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा? सेकेंडरी सोर्स की तरह। मतलब अब यहीं से सेकेंडरी सोर्स बनेगा। ये पहले ये सोर्स था, तो
तो इससे एक प्राइमरी वेव फ्रंट बना। अब ये प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगी ये एक नया सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और ये नया सोर्स क्या करेगा, हर एक अपना अपना एक वेवलेट्स बनाएगा। ऐसा हर एक अपना अपना एक, जैसे ये मान लो ये एक पॉइंट है तो ये अपना वेवलेट्स ऐसा बनाएगा, ये वाला पॉइंट अपना वेवलेट्स ऐसा बनाएगा, ये वाला पॉइंट अपना वेवलेट्स ऐसा बनाएगा। हर एक पॉइंट्स क्या करेगा, अपना अपना वेवलेट्स बनाएगा। हर एक पॉइंट्स अपना अपना क्या करेगा, वेवलेट्स बनाएगा हर एक पॉइंट। मतलब ध्यान से समझो क्या हुआ कि जब मान लो कोई पॉइंट सोर्स था तो इस पॉइंट सोर्स ने क्या इमिट किया, ये पॉइंट सोर्स के कारण एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। जिस वेव फ्रंट पर क्या था, बहुत सारा पॉइंट था, बहुत सारा पॉइंट। वो हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स की तरह। अब वो हर एक सेकेंडरी सोर्स क्या इमिट कर रहा है अपने से, खुद का वेवलेट्स क्या इमिट कर रहा है। ईच सेकेंडरी सोर्स इमिट्स, हर एक सेकेंडरी सोर्स क्या कर रहा है, अपना वेवलेट इमिट कर रहा है। ईच सेकेंडरी सोर्स इमिट्स ऑन वेवलेट, मतलब हर एक सेकेंडरी सोर्स क्या कर रहा है, अपना 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 वेवलेट्स इमिट कर रहा है। जो वेवलेट क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी वेवलेट। जो वेवलेट क्या कहलाएगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। दीज आर कॉल्ड, मतलब हर एक सेकेंडरी सोर्स क्या इमिट कर रहा है, अपना अपना वेवलेट्स, और वो वेवलेट्स क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ध्यान से समझना, अब वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स होगा, वो सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे मूव करता है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स फैलेगा अपने चारों तरफ इन ऑल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ वेव। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, फैलना चाहेगा किससे, लाइट स्पीड ऑफ वेव से। ये वेव की स्पीड से आगे बढ़ना चाहेगा। अरे इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल वही है कि नदी में मान लो आपने पत्थर गिरा दिया, स्टोन गिरा दिया, तो आप देखेंगे छोटा 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 ऐसे बड़ा 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 बनता जाएगा स्फेयर के तरफ का। वहाँ तो आपको सर्कल दिखता है रियल में, सर्कल शेप का बड़ा बड़ा ऐसे बहुत दूर तक वो फैलता फैलता चला जाता है। तो हम यहाँ एक चीज़ कह सकते हैं, क्या क्या हुआ सुनना ध्यान से। मतलब एक क्या था, ये प्राइमरी सोर्स था, ये क्या था, प्राइमरी सोर्स था। प्राइमरी सोर्स ने क्या इमिट किया, एक प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया। कैसा, स्फेरिकल। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट है वो पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स की तरह। किसकी तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह। अब ये सेकेंडरी सोर्स क्या इमिट करेगा, हर एक सेकेंडरी सोर्स अपना वेवलेट्स इमिट करेगा। जो वेवलेट क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो गोला बनाया है ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो अपने चारों तरफ क्या होगा, फैलेगा। किस स्पीड से ये मूव करेगा, स्पीड ऑफ वेव से ये मूव करते हुए ये फैलना चाहेगा। कौन, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब हम क्या करते हैं कि इस सेकेंडरी वेवलेट्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक कॉमन टेंजेंट डाल देते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स ये हैं, ये सब गोला गोला फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिधर ये फैल रहा है उस डायरेक्शन में एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये यही कॉमन टेंजेंट क्या कहलाती है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। यही कॉमन टेंजेंट क्या कहलाती है, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाती है। बात समझ में आया। द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन, द कॉमन टेंजेंट drawn on secondary wavelets in forward direction gives new wave front. The common tangent drawn on secondary wavelets, secondary wavelets पे क्या किया अपन ने, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स पे क्या किया अपन ने, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। समझ में आया कि प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होती है, सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होती है, सेकेंडरी सोर्स क्या होती है, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है। क्लियर है।
मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लो ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट सोर्स है, तो इस पॉइंट सोर्स से एक क्या बना, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया, ऐसे सोचो। ठीक, अब बताओ इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे बहुत सारा पॉइंट होगा ना, हाँ या ना, बहुत सारा क्या होगा, पॉइंट होगा। हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह। अब यहाँ से क्या क्या इमिट होगा, यहाँ से एक क्या बनेगा, वेवलेट्स बनेगा। क्या बनेगा, वेवलेट्स। अब ये वेवलेट्स तो फैलेगा ना, आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ेगा किससे, स्पीड ऑफ वेव, वेव के स्पीड से ये आगे जाएगा। तो मान लो टी टाइम के बाद ये कितना चल लेगा, तो स्पीड बराबर जानते हैं अपन, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड भी है टी टाइम के बाद, तो क्या ये वी टी डिस्टेंस चल लेगा, मतलब टी टाइम के बाद अब ये वेवलेट्स ऐसा बन जाएगा बड़ा सा। अगर हम उसका आर्क बनाए तो यहाँ बना दें ऐसा आर्क, अरे जिस आर्क का रेडियस कितना होगा, वी टी। आप समझ पा रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स की तरह। अब ये सेकेंडरी सोर्स अपना क्या इमिट करेगा, खुद का वेवलेट्स, जो वेवलेट्स वेव के ही स्पीड के से ये क्या करती हैं, आगे प्रोपागेट करती हैं, आगे ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो मान लो टी टाइम के बाद ये वेवलेट वी टी डिस्टेंस चल लेगा, तो वी टी दूरी के बाद ना वेवलेट्स बनेगा, मतलब नया जो वेवलेट्स बनेगा टी समय के बाद, क्या उसकी रेडियस वी टी हो जाएंगी। तो इस पॉइंट से वी टी डिस्टेंस पे गया, एक आर्क काट लिया, यहाँ से भी वी टी डिस्टेंस पे गया और एक आर्क काट लिया, यहाँ से भी वी टी डिस्टेंस पे गया और एक आर्क काट लिया, और इन सारे आर्क पे क्या डाल दिया, एक कॉमन टेंजेंट डाल दिया। यही कॉमन टेंजेंट क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। बात समझ में आया, यही कॉमन टेंजेंट क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है ये, ठीक। तो वेव फ्रंट ड्रॉ करने का क्या तरीका है, जहाँ से वेव फ्रंट नया ड्रॉ करना है उसको सोर्स मानेंगे, और वहाँ से देख लेंगे कितने टाइम के बाद वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, देख लेंगे वो वेव की स्पीड क्या है, क्योंकि वेवलेट भी तो उसी स्पीड से ना चलेगी। तो अगर वेव की स्पीड भी है, टी टाइम के बाद आपको ड्रॉ करना है अगला नया वेव फ्रंट, तो हम कहेंगे उस पॉइंट से वी टी आर्क का एक सर्कल, मतलब वी टी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे और उस आर्क पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वही कॉमन टेंजेंट क्या कहलाएगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएंगे। ठीक है, अब आइए अपन कुछ क्वेश्चंस में हम वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं। वेव फ्रंट कैसे होंगी देखते हैं। वेव फ्रंट के लिए बस याद क्या रखेंगे, सुनना कि वेव फ्रंट होती क्या है, इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो सेम फेज से क्या हो रही हो, वाइब्रेट कर रही हैं। और दूसरी चीज़, हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। अब हम क्या करेंगे, वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ वेव फ्रंट्स। हम क्या करेंगे, वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, किसके लिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। कह रहा है किसी कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे, तो हमको इसके लिए क्या ड्रॉ करना है, वेव फ्रंट। जैसे मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ध्यान से समझना, इन्फिनिटी पे। बताओ इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे कैसी आएंगी आपस में, पैरेलल। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करेंगी, एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी, जो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब सुनो, यहाँ लाइट रे कैसी आ रही है, पैरेलल। बताओ पैरेलल लाइट रे के लिए, मतलब इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है आपस में, कैसी है, पैरेलल। तो बताओ इसके लिए वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। अभी तो पढ़ा था, इसके लिए वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेन होगा। इसके लिए वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेन होगा, इस पैरेलल वाले के लिए। और यहाँ जो ये लाइट रे आ रही है इसके लिए, तो अभी अपन ने पढ़ा था ना कि हमेशा मान लो ये कोई पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट रे ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, तो क्या ये वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा क्या, तो हम ऐसा कह दें इसके लिए वेव फ्रंट होगा ऐसा, स्फेरिकल। इसके लिए वेव फ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक है, स्फेरिकल। आप कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं आप कि ये वेव फ्रंट ऐसा बनेगा।
ऐसा ऐसा, ये क्या होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इससे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट हो, कहाँ से? कन्वेक्स लेंस से, तो बिफोर रिफ्रैक्शन कैसा वेव फ्रंट था? प्लेनर। काहे भाई? लाइट रे पैरेलल थी ना, तो इस पैरेलल लाइट रे के लिए कैसा प्लेन बना दें जो इसके परपेंडिकुलर हो? प्लेन ही ना बनाना होगा। और आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट कैसा बना? स्फेरिकल। मतलब हम ऐसा कहेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट बना स्फेरिकल, जबकि बिफोर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट कैसा बना? प्लेन वेव फ्रंट बना। किसके लिए? कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट हो? इन्फिनिटी पे। कहाँ से? कन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो ये था कन्वेक्स लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है, तब उसके लिए अपन ने क्या ड्रॉ किया? वेव फ्रंट। तो क्या पता चला कि बिफोर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट कैसा? प्लेन वेव फ्रंट, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट कैसा बना? स्फेरिकल। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फ्रॉम कनकेव लेंस। अगर मान लीजिए किसी कनकेव लेंस से ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? इन्फिनिटी पे। तो कनकेव लेंस कैसी होती है? ऐसी होती हैं। बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे आपस में कैसी होंगी? पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाएंगी। इसको पीछे बढ़ाइए तो ऐसा इसको लगेगा कि ये यहाँ से डाइवर्ज होते हुए महसूस हो रही हैं। तो बिफोर रिफ्रैक्शन कैसा वेव फ्रंट बनेगा? बिफोर रिफ्रैक्शन प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। काहे? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, क्योंकि लाइट रे कैसी है? पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से नहीं लग रहा ये लाइट रे बाहर निकल रही है ऐसे, तो क्या इसके लिए स्फेरिकल बनेगा? क्या कैसा वेव फ्रंट बन जाएगा? इसके लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। कैसा वेव फ्रंट? ऐसे स्फेरिकल, ऐसे वेव फ्रंट। किसके लिए? आफ्टर रिफ्रैक्शन के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। और जिस स्फेयर का सेंटर क्या होगा? फोकस होगा। जिस स्फेयर का सेंटर क्या होगा? फोकस होगा। समझे? ये रहा। कोई दिक्कत? तो बिफोर रिफ्रैक्शन प्लेन वेव फ्रंट, आफ्टर रिफ्रैक्शन से स्फेरिकल वेव फ्रंट जिसका सेंटर क्या होगा? फोकस होगा। तीसरा, हमको ड्रॉ करना है वेव फ्रंट। किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट हो? इन्फिनिटी पे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फॉर कनकेव मिरर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से कहाँ प्लेस्ड है? इन्फिनिटी पे है, तो इसके लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। बताइए, कनकेव मिरर ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है? इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे आपस में पैरेलल होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, रिफ्लेक्शन होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पॉइंट पर आके मिल जाएंगी। नहीं, जिस पॉइंट पे आके मिलती है वही क्या कहलाती है? फोकस। ध्यान से समझना। तो जब लाइट रे पैरेलल आ रही थी, तो इंसिडेंट लाइट रे के लिए, बिफोर रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रे के लिए कैसा वेव फ्रंट बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लग रही है ना, यहाँ आके ये क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, तो इसके लिए कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट? स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। कोई दिक्कत? बिफोर रिफ्लेक्शन प्लेन वेव फ्रंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है। अब अगर अपन प्रिज्म के लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करें, किसके लिए? प्रिज्म के लिए। प्रिज्म के लिए अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करना होगा तो कैसे कहेंगे? देखो, प्रिज्म है, ये मान लो प्रिज्म है, मान लो ये प्रिज्म पे लाइट गिरी ऐसे ऐसे, ऐसे। बताओ ये पैरेलल है, तो इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट, इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट, इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट, इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट। मतलब बिफोर रिफ्रैक्शन भी प्लेन, आफ्टर रिफ्रैक्शन भी प्लेन। किसके लिए? प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो ये थी वेव फ्रंट की कहानी। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्या कि हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल या हाइगन्स
हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स थ्योरी ऑफ लाइट या हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके या हाइगन्स थ्योरी ऑफ लाइट को यूज करके क्या प्रूफ करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। बताइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी होती थी? दो। क्या क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक लॉ था। दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ था क्या था? दूसरा लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो आओ इसके लिए अपन जानते हैं, बस दो कंसेप्ट याद रखना है अपने को। क्या? कि हमेशा लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। और वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं? जहाँ से मान लो यहाँ पे अभी वेव फ्रंट है, इससे अपने को टी टाइम के बाद कहीं और वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, तो देख लेंगे इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। उसको सेंटर मान के टी टाइम में देख लेंगे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेवलेट्स, उतने डिस्टेंस का, उतने रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लेंगे और उस आर्क पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा? नया वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे किससे? हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये क्या है? कोई सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कोई क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हुई ऐसे और ऐसे। इस पर लाइट इंसिडेंट हुई ऐसे, पैरेलल लाइट रे आई। जब तक ये लाइट यहां पहुंची, तो अगर ये लाइट रे पैरेलल आ रही हैं तो इसके, आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये जो प्लेन बनाया है अपने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बनाया है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसा प्लेन है जिस पे लाइट रे ऐसे आ रही है। ये जो लाइन दिखाया है ये लाइन नहीं है, रियल में ये प्लेन है जो प्लेन के इस बोर्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है और इस पे लाइट रे आ रही है। तो बताइए लाइट रे आपस में पैरेलल आ रही है, तो इसके लिए इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन ऐसा है, तो क्या ये हमारे हाथ इसके लिए वेव फ्रंट का काम करेगी? तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ये हो जाएगा, इसका नाम दे दीजिए ए बी। ए बी क्या हो गया हमारा? ए बी हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी क्या हो गया हमारा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। शुरुआत में लाइट रे आ कैसे रही हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस पर पैरेलल आ रही हैं। ये सारी क्या है? इंसिडेंट रेज है। आराम से। अब क्या हुआ? ध्यान से, अब इस वेव फ्रंट पे बहुत सारा पॉइंट होगा ना, इस वेव फ्रंट पे क्या होगा? बहुत सारा पॉइंट। अच्छा मान लो इस मीडियम में इस लाइट का स्पीड क्या है? v है। इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है? v है। तो आफ्टर टाइम t समय के बाद लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? अरे लाइट का स्पीड इस मीडियम में क्या है? v है। तो t समय के बाद, t टाइम के बाद या t समय के बाद नया वेव फ्रंट कहाँ बनेगा? वही, चूंकि t टाइम के बाद क्या होती है? अरे एक्चुअली में क्या होगा? इस वेव फ्रंट पे हर एक नया नया पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा? सेकेंडरी सोर्स की तरह। वो सेकेंडरी सोर्स क्या इमिट करता है? अपना वेवलेट्स। और वो वेवलेट्स किस के स्पीड से आगे बढ़ता है? प्रोपगेट करता है वेव के स्पीड से। और वही वेव जब आगे वेवलेट्स आगे जाता है, तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन पे उस पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो क्या बन जाता है? न्यू वेव फ्रंट बन जाता है। तो हम ऐसा बोलें, आफ्टर टाइम टी न्यू वेव फ्रंट बनेगा। तो अगर भी स्पीड से ये लाइट जा रही तो टी टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो अपन ऐसा जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हम यहाँ से स्पीड भी बोल दें, डिस्टेंस डी टाइम टी, तो डिस्टेंस हो जाएगा वी टी। मतलब ऐसा कह दें, अगर भी स्पीड से चलेगा तो टी टाइम के बाद ये कितना दूरी तय करेगा? वी टी। मतलब ये जो वेवलेट्स है वी टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो यहाँ से टी टाइम के बाद हमको नया वेव फ्रंट बनाना है, तो हम क्या कहेंगे? सुनिएगा,
हम कहेंगे इसको सेंटर मान के VT दूरी पे जाके एक आर्क काट लो। VT दूरी पे जाके क्या कर लो, एक आर्क काट लो, काट लिया। और यहाँ सेंटर मान के VT दूरी पर क्या कर लो, एक आर्क काट लो, ये काट लिया। और इस पे क्या डाल दो, एक कॉमन टेंजेंट डाल दो। अब रुक जाओ, देखो क्या हुआ, सुनना, आर्क काटा और आर्क यही क्या हुआ, यहीं पर न्यू वेव फ्रंट बन गया। मतलब अगर इसका नाम हम CD दे दें तो CD क्या हो गया हमारा, CD हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। CD क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? CD क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। बोलो इसमें कोई आपत्ति है आपको तो बताइए, नहीं ना? अब आराम से आइए, ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा रुको। CD क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। एक मिनट, थोड़ा सा फिगर अच्छा बना दे रहा हूं। C और D, मतलब समझे, यहाँ एक आर्क काटा होगा और यहाँ एक आर्क काटा होगा, ठीक है। और उससे ये हो गया, CD हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब ध्यान से देखो, बोलो ये वेव फ्रंट है तो ये एंगल 90 होगा पक्का। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अच्छा बोलो, जब लाइट रे पहले यहाँ A पे आया तो A से बाद में लाइट कहाँ गया, D पे, मतलब AD डिस्टेंस कितना है, VT। AD डिस्टेंस कितना हो गया, VT के बराबर। और फिर यहाँ से लाइट रे कहाँ गया, C पे, तो मतलब BC डिस्टेंस कितना हो गया, वो भी VT के बराबर हो गया, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। बताओ ध्यान से सुनना, ये आई, ये वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट लाइट रे और ये वेव फ्रंट, तो ये टोटल एंगल 90। अगर ये टोटल 90 ये आई तो ये एंगल कितना, 90 माइनस आई, सही है। अगर ये 90 माइनस आई तो ये नॉर्मल, तो ये टोटल 90, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आई आ जाएगा। क्लियर दिख रहा है? अच्छा, उसी तरह देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल अपन डाल लें तो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको आर कह दें। अगर ये वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर। ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आर। अब ध्यान से देखना, बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन अभी तक क्या था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। बताओ ये कौन है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये क्या है, सरफेस है। ऐसा कह दे, इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के साथ बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या डेफिनेशन था, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे यार। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से अपने को दो ट्रायंगल दिख रहा है, क्या क्या, एक ABC ट्रायंगल को देखो, ABC, ये A, ये C, ये B, यहाँ 90। यहाँ देखो ABC में ये ABC यहाँ 90, A वाला एंगल हो गया I और ABC में ये AC हो गया, जबकि BC डिस्टेंस आपको दिया है कितना, VT। एक ट्रायंगल ये बन गया और दूसरा ट्रायंगल बन गया ACD, यहाँ हो गया 90। तो ACD बनाओ, ये बन गया ACD, ये 90, जबकि यहाँ C एंगल कितने का, R, जबकि AD डिस्टेंस कितना हो जाएगा, VT। अब आराम से देखो इधर, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD को देखेंगे आप ध्यान से तो आप पाएंगे
कि दोनों में AC क्या है, कॉमन है, और रियल में ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने को हाइपोटेन्यूज, यहाँ भी 90 के सामने को हाइपोटेन्यूज, तो दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया। ये भी AC तो AC हाइपोटेन्यूज बराबर। अब इसमें भी कौन सा साइड, AD, मतलब बोले तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है AD, और इसमें भी कौन सा BC, ये भी क्या है, बराबर है, BC AD के बराबर है। तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, दो राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बराबर है, परपेंडिकुलर भी दोनों का बराबर है, तो श्योर है इन दोनों का बेस भी बराबर होगा, मतलब इसका बेस भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुवेंट हो गया। कौन कौन, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुवेंट टू ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुवेंट टू ट्रायंगल ADC। और जब हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब जैसे ये एंगल यहाँ I है, ये एंगल क्या है, R है, तो हम कहेंगे I के सामने वाला साइड कौन है, BC, तो इस BC के अपोजिट एंगल कौन है, I, यहाँ AD के अपोजिट एंगल कौन है, R, तो हम कहते हैं कि एंगल के अपोजिट मतलब एंगल के सामने वाला साइड, तो चूंकि यहाँ R के सामने वाला साइड कौन है, AD, जबकि यहाँ I के सामने वाला साइड कौन है, BC। क्या BC AD के बराबर है, हाँ सर, देखो BC भी VT है और AD भी क्या है, VT है, तो चूंकि BC के सामने वाला ये एंगल I है और AD के सामने वाला ये एंगल क्या है, R है, तो हम कहेंगे BC के सामने वाला ये एंगल I और AD के सामने वाला ये एंगल R, चूंकि BC AD के बराबर है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल I भी क्या होगा, एंगल R के बराबर होगा, एंगल I भी क्या होगा, R के बराबर होगा। मतलब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल आर इक्वल। मतलब अगर इसके करस्पॉन्डिंग, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड हो गया BC और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड हो गया AD, तो चूंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ यहाँ से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो अपन ने पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, वो प्रूफ हो गया। और एक लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, उसको भी देखते हैं यहाँ पर। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ बताओ बाबू, इंसिडेंट रे यहाँ कौन है, AB, इंसिडेंट रे कौन है, AB है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इंसिडेंट रे जो है क्या वो AB के परपेंडिकुलर है? इंसिडेंट रे, अरे भाई ये इंसिडेंट रे आ रही है और AB क्या है, AB है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारी हाथ को देखो ये परपेंडिकुलर है, तो इस इंसिडेंट रे जो है ये इस AB वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए हमने लिखा इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, नॉर्मल, नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू AC। अरे भाई AC बोला था, ये AC लाइन नहीं है, AC क्या है, एक प्लेन है ऐसे बाहर आता हुआ जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस AC से क्या ये नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अपन ने क्या लिखा, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, और अपन क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू CD। अरे भाई CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी है, तो क्या ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर। ये तीनों बात क्लियर है। अब इधर आओ, इधर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से सुनना, पहले ये बताओ इस बोर्ड के प्लेन में, इधर देखो बोर्ड का ये प्लेन है, आराम से समझना, बोर्ड का ये प्लेन है, बताओ बोर्ड के प्लेन से ये AB वाला इनिशियल वेव फ्रंट क्या बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है?
अरे भाई ये प्लेन है ना बोर्ड का, ए बी क्या है, इनिशियल वेव फ्रंट, तो इस बोर्ड के प्लेन से इनिशियल वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वो भी इस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर, और ए सी रिफ्लेक्टेड सरफेस वो भी इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं सुनना कि ए बी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जबकि ए बी के परपेंडिकुलर कौन है, इंसिडेंट रे। ऐसे समझना, ए बी क्या है, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इंसिडेंट रे हमारे ए बी के परपेंडिकुलर है। तो क्या इंसिडेंट रे इस बोर्ड के प्लेन में लाई करेगा, हाँ या ना। और सी डी क्या है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, जबकि रिफ्लेक्टेड रे इस सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे फिर से बोर्ड के प्लेन में ही लाई करेगा, बहुत बढ़िया। ए सी क्या है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जबकि हमारा नॉर्मल ए सी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या ये नॉर्मल फिर से बोर्ड के प्लेन में ही लाई करेगा। तो इन तीनों पॉइंट को कंक्लूड करके कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं बोलो, कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन, ऑल लाइज, ऑल लाइज इन, कहां पे लाई कर रहा है, बोर्ड के प्लेन में, प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ, प्लेन ऑफ बोर्ड दैट इज इन द सेम प्लेन। तो तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहा है, यही तो लॉ था पहला, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। समझ में आया, एक बार ध्यान से देखो। हम पहले कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर। रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर। और नॉर्मल क्या है, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के परपेंडिकुलर। और हम पहले शुरुआत में ही आपको कह चुके हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस, तीनों प्लेन आपस में क्या है, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो पहले से खुद से ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब जो भी इसके परपेंडिकुलर होगी तो वो बोर्ड के प्लेने में ना होगी, मतलब ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे। अब इस इंसिडेंट वेव फ्रंट के ये इंसिडेंट रे क्या है, परपेंडिकुलर। तो वो तो ये इंसिडेंट रे कहाँ हुआ, प्लेने में ना। ये ए सी क्या है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, जबकि नॉर्मल ए सी के परपेंडिकुलर है। तो ये नॉर्मल क्या होगा, प्लेन ऑफ बोर्ड में ना लाई करेगा। सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जो इस प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे। जबकि रिफ्लेक्टेड रे इस वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ, बोर्ड के प्लेन में ही लाई किया या नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन सारी बातों से कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। नहीं तो क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दोनों लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल प्रूफ कर लिया। अब उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूफ किया जाता है। ये दोनों डेरिवेशन बोर्ड के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से इसको देखिएगा, चीज़ को समझ के तब देखना है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।